अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। हम देख रहे हैं कि FIR का तबादला अब तक जारी है। MQM के खिलाफ FIR कटवाई जा रही है और MQM भी जो है मैदान में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ FIR कटवाई गई और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रिटिश हाई कमीशन गए थे, इसी तरीके से जो है MQM ने भी रुख किया था कल ब्रिटिश हाई कमीशन का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक और तकरीर की है और उस तकरीर में जैसे पहले माजी में उन्होंने रेंजर्स के खिलाफ बात की थी, आज भी उनको तनकीद का निशाना बनाया और आज साथ साथ एंकर पर्सनस के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि पिछले 5-6 साल में कई मरतबा हुकूमत का हिस्सा रह चुकी है MQM, आज अपनी तोपों का रुख अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आसिफ अली ज़रदारी की तरफ भी रखा और ये कहा कि पहले भी मुकमुका था फ़ौजी जनरलों के साथ आसिफ ज़रदारी का और आज भी फ़ौज और ज़रदारी का मुकमुका है। आज सिंध असम्बली में करारदाद भी पेश की गई है MQM की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, कि उन्होंने भी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फौज को तनकीद का निशाना बनाया था। तो जिस तरीके से MQM को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, MQM चाहती है कि उन लोगों के खिलाफ भी उसी किस्म के मुकदमात हों, उनके खिलाफ भी उसी तरीके से बात की जाए जिन्होंने फ़ौज को निशाना बनाया है, कभी ना कभी फ़ौज पर तनकीद की है, जिस तरह आज जो है MQM पर तनकीद हो रही है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे अली रज़ा आबदी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली MQM के, और इसके अलावा अली जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब होंगे जो कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मैं प्रोग्राम में एक वक्फा लूँगा और इसके बाद बहस का आगाज़ करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असम्बली अली रज़ा आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें वाई लिंक ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब। अली जैदी साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अली साहब, एक तकरीर का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होता और अल्ताफ़ हुसैन साहब दूसरी तकरीर कर देते हैं। आज तकरीर में जैसे पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रेंजर्स पे तनकीद होती है, उन पर भी तनकीद की, हम गरीबों पे एंकर पर्सन पे भी उन्होंने आज जो है तनकीद की, साथ साथ पीपल्स पार्टी पे भी जरदारी साहब के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जनरलों का और उनका मुकमुका हुआ है, फ़ौज के साथ उनका मुकमुका हुआ है। ये बयानात किस तरीके से सियासी तौर पर आपकी हेल्प कर रहे हैं? देखिए जी, जब पड़ती है ना किसी पे तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं सामने। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑपरेशन फेस कर रही है पिछले 2 साल से, और ऑल्दो जब खुद ही बुलवाया था, हमने कहा था कि कराची के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, किडनैपिंग और दुनिया जहाँ की यहाँ पे क्राइम्स हो रहे थे, तो हमने कहा था कि फ़ौज आए और आके इसको क्लियर करे। पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी मौजूद थी 1988 से। फिर ये हुआ कि उसको एक्स्ट्रा पावर्स दिलवाई गई, पुलिसिंग के पावर्स दिलवाई गई, तो वो पावर्स कुछ शुरू हुई, काम शुरू हुआ, लेकिन उसका जो रुख था वो तकरीबन मुत्तहिदा की तरफ चला गया। और अब ये कंफर्म कर रहा है इस बात को कि जो FIRs कट रही हैं और जो प्रेस रिलीजेस और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मुत्तहिदा के खिलाफ ही आ रहे हैं, और मुत्तहिदा के कारकुनान और लीडरान और पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर सबके हिसाब से लगे। लेकिन इन FIRs का ताल्लुक ऑपरेशन से तो नहीं है? बिल्कुल ऑपरेशन से, मतलब ये कंटिन्यूटी है, वही ऑपरेशन एक है जो कि, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो कि मुनासिब नहीं थी, हेट स्पीच के जुमरे में आती हैं, लेकिन इसीलिए वो जो बातें भी की गई वो सारी जो ऑपरेशन का रिएक्शन था उसी के उसमें बातें की गई ना। जो ऑपरेशन जिस तरह का हो रहा है और मुत्तहिदा के लोगों को, कारकुनान को जिस तरह घरों से उठा के लेके जाया जा रहा है, जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, हाइडिंग में रखा हुआ है, फिर कुछ को 90 दिन के लिए लिया जाता है, फिर उसके पे केसेस कर दिए जाते हैं, तो उसी के रिएक्शन में ये स्पीच मेरा सवाल आपसे ओरिजिनली ये था कि ये तमाम बयानात जो आज अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ हैं, अगर मीडिया पर्सनस के खिलाफ हैं, अगर एंकर पर्सनस के खिलाफ हैं, अगर रेंजर्स के खिलाफ है, ये आपको सियासी तौर पे हेल्प कैसे कर रहे हैं? ये तो मेरी नज़र में अगर आप देखें तासुर तो आपके खिलाफ ही बनता जा रहा है ना। वो तो जाहिर है, वो तो नजर आ रहा है हमको और बन चुका है, मतलब जो इसलिए बन रहा है क्योंकि इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकारीर होती है। इसका तो सिर्फ जवाब दिया है ना अभी, जो पिछले इतने अरसे से हम लोग भी फेस कर रहे हैं ना। हम टॉक शोज में जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया पे देखते हैं, तो सारा का सारा जो मलबा है वो मुत्तहिदा पे गिराया जाता है। और तकरीबन तवातर से पिछले 2 साल से यही हो रहा है। बीच में पता नहीं रॉ आ जाती है, बीच में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर NA 246 का जब इलेक्शन आया तो उस ज़माने में बेशुमार कन्फेशंस थी, चीज़ें थी जो बाहर आई थी।
तो ये कंटिन्यूटी में चलता हुआ आ रहा है। तो उसका जवाब दिया गया है कि सब के सब मिलके मुत्तहिदा को कॉर्नर कर रहे हैं और गैंग अप कर रहे हैं। अगर ऐसा है अली जैदी साहब, तो फिर उसमें आपकी जमात भी शामिल है, क्योंकि आप लोग जो है ब्रिटिश हाई कमीशन भी गए, वहां पे भी आपने खत लिखा, आप लोगों ने जो है FIR भी कटवाई है MQM के खिलाफ, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ। तो ये क्यों आप अभी टारगेट कर रहे हैं? अली जैदी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो है सारे के सारे रुख जो है तोपों का वो MQM की तरफ है। शहजाद, एडमिशन ऑफ गिल्ट आप समझते होंगे और आपके ऑडियंस भी समझते होंगे, माशाल्लाह पढ़ी लिखी ऑडियंस है आपकी। एडमिशन ऑफ गिल्ट अगर कोई कर ले और उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ ना हो तो फिर हम क्या, हमने तो नहीं कर रहा, वो तो खुद उनके तारिक मीर साहब और अनवर भाई ने जाके बयान दिया मेट्रोपॉलिटन पुलिस में। हमने तो नहीं कहा इंडिया से ट्रेनिंग करते आए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं साबित नहीं, वो डिनाई कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम पे आके बोल दे कि हमने नहीं कहा मेट्रोपॉलिटन पुलिस पे। नहीं, आप उनको छोड़ें, आप मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बात कर रहे हैं ना, तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तो कह दिया साफ साफ कि वो जो डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो फर्रा निकाला था वो हमारा नहीं है। तो उनको क्या जरूरत है उनको आने की टीवी में, जो अभी 3 दिनों से आप डिमांड कर रहे हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, आप जरा दोबारा देख लीजिए। उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। उनका हिस्सा नहीं है ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा, जिसके बेस पे आप इतनी बड़ी कहानी कर रहे हैं। जो कागज शाहिद मसूद साहब ने दिखाया था उस पर मार्किंग हुई थी, जो छुपाया हुआ था, वो उन्होंने कहा उनके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस वाला जो डॉक्यूमेंट है, जिसकी पेज के नीचे लिखा हुआ है कि तारिक मीर साहब ने एडमिट किया था कि रॉ से उनको फंडिंग होती आई है। आप सब छोड़ते हैं, आप जाके मेरे तो ख्याल में इस तरह की कोई बात नहीं थी कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कोई उसमें से निकाला था कि ये काला हिस्सा हमारा नहीं है, गोरा हिस्सा तुम्हारा है। आप जाके BBC को लॉ सूट कर दें, या अगर इतनी बड़ी यार आप पहले रेहाम खान का जो कल डेली मेल पे आया उसको तो लॉ सूट करिए। BBC ने तो ये बताया है कि मैंने तो अथॉरिटेटिव सोर्सेज से सुनी है बात, लेकिन रेहाम खान का जो आपकी भाभी है नहीं, जो इनकी तो पार्टी ना, बट ऑफ कोर्स शी इज पार्ट ऑफ द पार्टी। इमरान खान साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि रेहाम सियासत में आ नहीं रही, रेहाम सियासत में आ चुकी हैं, ये तो बहुत दफा बोल चुके हैं। सियासी कोई ओहदा है उनके पास ना, तो उनके पास वो फर्स्ट लेडी है, नेशनल भाभी हैं, इनकी तहरीक की बड़ी भाभी हैं, इनकी हमारी भाभी हैं। तो जब उनके पास नहीं, तो जब ये बात कर रहे हैं कि BBC को लॉ सूट करने का, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, BBC को लॉ सूट करने का उस पर बनता ही नहीं है जब वो खुद कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तानी सोर्सेज ने बात बताई है। अच्छा, आप डेली मेल को जाके कर लीजिए। अली साहब फर्क तो देखे ना, एक तरफ BBC आप पे इल्जाम लगा रहा है गद्दारी का कि रॉ से फंडिंग लेने का, दूसरी तरफ एक डिग्री का उनका मसला है, मतलब फर्क तो देखे ना खबर की। गद्दारी का इल्जाम जो लगा रहा है ना, वो भी इसी के यहाँ से पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लेके लगा रहा है। बोलते रहेंगे जी अली जैदी साहब फरमाइए। मेरी दरख्वास्त ये है कि जितनी देर ये बोलना चाहें बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ये फिर बीच में ना बोलें, पर डिसएग्री करें मुझसे, अपनी बारी में डिसएग्री कर दें। इनके अपने टारगेट किलर जो पकड़े जाते हैं वो भी इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए, वो खुद एडमिट करते हैं, वो भी झूठ है। रेंजर्स इनके सेक्टर से इंडिया का लाइसेंस पकड़ती है, वो भी झूठ है। फैसल, मोटा, लंगड़ा, लूड़ा, काना, लंबा, छोटा, पता नहीं कौन कौन, वो सब खुर्शीद मेमोरियल हॉल 90 के तरफ से मिलते हैं, वो भी झूठ है। DG रेंजर ये अल्ताफ हुसैन की आज तकरीर में कहा है कि अपनी वसीयत की है, जरा वसीयत तो सुनिए माशाल्लाह अल्ताफ हुसैन साहब की, कि वो जनरल रिजवान अख्तर की और जनरल अकबर की, जो भी नाम है DG रेंजर्स का, क्या नाम है, जनरल बिलाल अकबर की जब इंतकाल हो जाए उनकी लाशें निकाल के टांग देना, ये भी झूठ है। ये अल्ताफ हुसैन झूठ कह रहे हैं। चाइना कटिंग का इल्जाम लगाते हैं, वो भी अल्ताफ हुसैन ने खुद लगा दिया, वो भी झूठ है। इनकी अपनी राब्ता कमेटी की मार पिटवा देते हैं, फेंटा लगता है, आपके टीवी पे दिखाया गया, वो भी झूठ है। सब कुछ झूठ है भैया, सिर्फ जो बात सही है वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक और बता दूं, ये मेरे दोस्त को, कि कल परसों उन्होंने टीवी के ऊपर, मैं पर्सनल नहीं होता, मैं ये भी सोच रहा हूं कि इनके ऊपर भी अब जमा कर रहा हूं, बिकॉज उन्होंने बड़ी मेरे बारे में बातें की कि मैं कनाडा से अमेरिका भागा और अमेरिका से दुबई भागा और दुबई से कराची आ गया। मेरे भाई मैं कहीं से नहीं भागा, मैं वहां जाता हूं। अली जैदी साहब, मैंने आता हूं, अच्छा, मेरे ऊपर कोई सवाल पर आ जाए जरा। आपके तो साथ बैठे हुए इन्होंने लगाया था इल्जाम, तो मैं इनके ऊपर भी लॉ सूट इंशाल्लाह फाइल करूंगा। FIR कटवाने का मकसद इतनी तादाद में, ये क्या मकसद है, इससे क्या हासिल होगा? एक शख्स जो बरतानवी सिटीजन है वो वहां बैठ के इंटाइस वायलेंस को, लोगों को कह रहा है कि वायलेंट हो जाओ, सोमालिया बना देंगे, खून की नदियां बह देंगे, और इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते चले जा रहे हैं, कभी ठोक देंगे, कभी काट देंगे। इज देयर नो,
क्या वो ये इतने बड़े लीडर है? नहीं कह सकते अपने कारकुनों को कि फेंको पिस्तौलें और उठाओ कलम और ताकत बनो तालीम से तुम। ये तो आज तक अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं कहा। वो तो कहते हैं वीसीआर बेच के करना चाहेंगे, मैं इनसे जवाब ले लूंगा। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, आज जो है सिंध असेंबली में एमक्यूएम की जानिब से एक करारदाद भी पेश की गई है, वो है ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन जिस जमाने में वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर थे, उस वक्त उन्होंने भी फौज को तनकीद का निशाना बनाया था, फ्लोर ऑफ द हाउस बनाया था। तो एमक्यूएम का मौकिफ मैं कल से सुन रहा हूं प्रोग्राम्स में, वो यही है कि अगर हमारे खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर पंजाब असेंबली में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ करारदाद आएगी तो सिंध असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ भी करारदाद आएगी। देखें शहजाद, ये एक बड़ी मज़ाक़खेज़ सी सूरत हाल बनाना चाहती है एमक्यूएम, या उसके साथ अगर कोई और भी इस तरह का मौक़िफ़ रखता है। क्या आप ये समझते हैं कि आज मियां नवाज शरीफ को एक स्टेटमेंट दें बाहैसियत पार्टी लीडर के, और वो स्टेटमेंट इतनी गैर मुनासिब हो, इतनी बदज़ेब हो, इतनी अखलाकियात के दायरे से, पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे से बाहर हो कि उसको हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए बहैसियत उनके एक सिपाही के, उनके एक कारकुन के, और हम सहारा लें KPK के किसी मेंबर पार्लियामेंट का आज से 15 साल पहले तकरीर का? कोई अकल, दिमाग, सोच कोई इस बात को मानती है? भाई हमारे कायद में अगर अकल है, शऊर है, खुदा ने उसको कोई दिमाग दिया हुआ है, तो वो बात करे जिसको वो खुद भी डिफेंड कर सके और हम भी डिफेंड कर सकें। और अगर वो किसी मखसूस ज़हनी कैफियत में कोई ऐसा बयान जारी फरमाते हैं, मैं अपने कायद की बात कर रहा हूँ, जो डिफेंडेबल है नहीं, जिसका दिफा हो नहीं सकता, और मैं सहारा लूँ जनाब के जनाब वो KPK में और सिंध में 1936 में एक पीपल्स पार्टी के MNA ने फलां स्टेटमेंट दी थी, उससे इसका मवाजना किया जाए। कहाँ एक पार्टी का सरबराह और कहाँ की थी दूसरी जमात का पार्लियामेंटेरियन, और उसकी 15 साल पहले की स्टेटमेंट। और भाई एप्पल्स आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद एप्पल्स एंड मैंगोज आर कंपेयर्ड विद मैंगोज, ऑरेंजेस आर कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? जब आपके पास दलील नहीं होती, या तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, या आप पे गुस्सा तारी हो जाता है, या आप इस तरह की टमक टोइयाँ मारते हैं अंधेरे में। तो ये सिवाय टमक टोइयाँ मारने की और कोई भी नहीं है। मैं कल भी ये बात सुन चुका हूँ एमक्यूएम की या बाकी इनके साथियों की, कि अगर आपके कायद ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे आपका दिफा नहीं हो रहा, तो कायद को कहें यार खुदा का वास्ता है, को अकल को हाथ मारो, कोई ऐसी बात करो। आप तो वहाँ बैठे हो, वन लाइन आपकी ट्रांसमिशन होती है, आप फ़ोन उठाते हैं, जो आपके मुंह में आता है आप कह देते हैं, और यहाँ मुसीबत पड़ जाती है। आपके हमारे ऑनरेबल कुलीग्स को एमक्यूएम के हमारे जो भाई यहाँ असेंबली के अंदर बैठे हैं, वो उसको दिफा कर नहीं पाते। कभी वो रियाम खान की डिग्री को सामने ले आते, और भाई मेरे ये एक और मामला है, मैं कोई रियाम खान की डिग्री को मैं नहीं डिफेंड कर रहा, उन्होंने जो किया वो भी गलत है। वो पाकिस्तान के मुस्तरद चैनल पे काम करती है और स्टेटमेंट ये दे रही हैं कि मैं तो पाकिस्तान की मीडिया मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और मैं तो देखती नहीं बीच में नहीं ला रहा, लेकिन आप उनके खिलाफ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उसके पीछे ना छुपे भाई, आप अपनी बात करें। ये जो बात अल्ताफ साहब ने की है, इसको आप या तो डिफेंड करें। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के, मैं एक आखिरी बात कर लूँ, ये तो है इनके बयानात। दूसरी बात यह है कि हमारे कौमी इदारे, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो अफवाज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी ख्वाहिश ये है बहैसियत वफाकी हुकूमत के कि जिस तरह ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर और बिला तफरीक कार्रवाई कर रहा है, इसी तरह आप सब की ख्वाहिश में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, आप सब इसमें ताउन करें। वो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ है। अगर जराइम पेशा अफराद के ताने बाने और उनके खुरे किसी सियासी जमात से मिलते हैं, किसी ग्रोह से मिलते हैं, तो वो सियासी जमात को चाहिए कि अपने आप को उनसे अलग करे, ला ताल्लुक करे। अच्छा, मुझे ये ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो रहा है। ये आप बात कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर बहुत पुरानी तकरीर है, लेकिन उस वक्त भी एक सीजन पॉलिटिशियन थे, आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस एक अगर तकरीर मौजूद है तो फिर ये इनका हक बनता है कि उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप इनके बयानात के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो तकरीर तो मौजूद है, वो तो फैक्ट है। या तो ख्वाजा आसिफ साहब माफ़ी मांगे या ये बताएं कि उनका ओपिनियन उस वक्त गलत था, आज उनका मौक़िफ़ जो है वो बदल चुका है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, मैं उस वक्त रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, मुझे आज भी उनके तकरीर के वो अल्फाज या वो याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, ना पता है। अच्छा, मैं ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद है, उनसे वजाहत करें। तीसरी बात ये है, ज़रूर करें, तीसरी बात ये है कि मैं फिर ये बात कहूँगा कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ख्वाजा आसिफ के पीछे क्यों छुप रही है? उनके 15 साल पहले के स्टेटमेंट क्यों निकाल के लाना चाहती है? जो आपने पाकिस्तान के रेंजर्स को गालियां दी, अफवाज को गालियां दी, आप उनको बताएं आपने क्यों दी?
अच्छा, या उसने माफी मांगे या कहीं हमने इसलिए दी कि वो हमारे टारगेट क्लियर कर रहे हैं। अब ये बात करें ख्वाजा आसिफ के पीछे या रेहान खान के पीछे क्यों छुपने की जरूरत है? आप दिफा करें अपनी। डॉक्टर साहब, अच्छा पता नहीं कितने इनकी उम्र होगी कि 2007 में ये मेडिकल कॉलेज के 2006-7 में ये स्टूडेंट हुआ करते थे। 2007 की मैं तो समझा 1997 की बात कर रहे हैं। तो सर आप मेरे से भी छोटे हो गए फिर तो इसका मतलब है वो स्पीच जिसका जिक्र कर रहे हैं ये एमकेएम वो 2006-7 की है। 6-7 की है, 15 साल पुरानी नहीं है। और अभी चलें फिर उसको छोड़िए, अभी की स्पीच पे आ जाइए जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि ये मेरे ख्याल में आप अली भाई से भी पूछिए कि जो उन्होंने कहा था कि जो धरना दिया था उसके पीछे जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा थे और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिराना चाहते थे। वो तो 6 महीने पहले की बात है। चलें उस पर बात कर लीजिए, उसको कैसे डिफेंड करेंगे या उस पर कैसे वो जब ख्वाजा आसिफ साहब और उस वक्त उन्होंने क्या बोला था 2007 में कि फ़ौजियों ने सिविलियंस की हड्डियों में से बोटियां तक नोच ली हैं। तो इस तरह की जबान, फिर इनकी जबान अगर आप देखते हैं तो फिर 126 दिन की जबान अगर आप निकालते हैं तो 126 दिन की जबान निकाल लीजिए। क्योंकि देखें ये पैमरा हमें इजाजत नहीं देता कि हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या उसके सरबराह के खिलाफ कोई ऐसी बात करें, ना नशर करें। तो अली ज़ैदी साहब थोड़ा ख्याल करें, आपने जो स्टेटमेंट्स बताए थे वो मैं भी बता सकता था, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूं इन चीजों को क्योंकि पैमरा इसी से खिलाफ रिएक्शन लेता तो जो ना तो उसको दिखाए ना तो उसका जिक्र करे। जो इनके खिलाफ जो इनको रिजर्वेशंस हैं, हमने तो ये साफ साफ कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दीजिए ताकि उसमें पता चल जाए। ये भी तो 100 खड़े होकर इन्होंने जुडिशल कमीशन बनवाया ना धांधली पे। तो हमारा आप जो ग्रीवेंस है जिसमें 750 हमारे अरेस्टेड हैं, 150 हमारे गायब हैं, 42 हमारे एक्स्ट्रा जुडिशली किल्ड हैं और 300 से ज़्यादा पिछले 2 साल के अंदर जो कि शहीद किए गए हैं टारगेट किलिंग में, उन पे भी जुडिशल कमीशन बना दे ताकि हमारी ग्रीवेंस जो है वो भी एड्रेस हो जाए। इसको कानूनी पहलू अब देखें ना इसका, अगर FIR कट रही है, इस पर मुकदमा हो रहा है तो अब ये कानूनी बहस है। वहां जाके आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये हिट स्पीच इसलिए की क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने 10 साल पहले किया था, या तो आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे साथ ये हो रहा है इसलिए हमने ये हिट स्पीच की। आप शहजाद जो FIR कट रही है, जो FIR कट रही है वो FIR खुद आगे कोर्ट्स में होल्ड नहीं कर सकती। जिस तरह की कन्फेशंस और ली जा रही है और जिस तरह की कन्फेशंस कराई जा रही है, सवाल तो क्या उसके जुर्म की माफी इस बात पे हो सकती है कि मैंने तो एक बंदा मारा है, साथ वाले गांव में फलां बंदे ने 2 बंदे मारे हैं, उस गांव में 1 साल पहले 4 बंदे मरे थे, मेरी पिछली गली में तो 10 बंदे मरे थे, दूसरे सूबे में रोज 100 बंदे मरते हैं, लिहाजा ये तो कोई बात नहीं है। तो यार को खौफ खुदा करें, आप उस बात का जवाब दें जिसपे प्रोग्राम हो रहा है, जो आज का मौजूद गुफ्तगू है और जो नाकाबिले नशर नाकाबिले इशात। मैंने डॉक्टर साहब आपको तो जवाब नहीं देना, मैंने तो शहजाद को जवाब देना है। उसी चीज का जवाब दे रहा था। चलें आपने एक मिसाल, इन्होंने एक मिसाल का इजाफा कर दिया, लेकिन हेट स्पीच का जवाब किस तरह देंगे कानूनी तौर पर? देखिए हेट स्पीच का मतलब है कि अगर आप और जो हेट टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है उसका जवाब कैसे देंगे आप? एक तो हेट स्पीच हुई ना, वो तो इन रिएक्शन टू द टारगेटेड ऑपरेशन। FIR के आपके ऊपर अगर तवातुर से अगर 100 से ज्यादा FIR आपके खिलाफ कट चुकी हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, केस तो एक ही चलेगा, केस तो एक ही चलेगा, या किसी और आपके लीडर के खिलाफ, तो वो तो हेट स्पीच का आपने दिफा करना है ना। जैसे माजी में हमने देखा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब कुछ कह भी देते थे, आप लोग 2 दिन तक डिफेंड करते थे, बाद में वो माफी मांग लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। अभी लेकिन अभी भी जो बातें हो रही हैं वो तकरीबन वही पुरानी बातों की जिन पे माफी मांग चुके हैं उन पे हो रही हैं। जो करंट बातें हैं उसमें उन्होंने जनरल राहिल शरीफ साहब की तारीफें की हैं और तारीफ करने के बाद उन्होंने वही बोला जो ये बाकी सारे बोलते हैं कि आपकी फौज के अंदर या फिर हमारी फौज के अंदर, क्योंकि हमें चाहिए पाकिस्तान और हमें चाहिए पाकिस्तान की फौज, उसमें अगर कुछ लोग इस तरह हैं जो कि मुतासिबाना सोच रखते हैं और वो डायरेक्ट टारगेटेड ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ MQM के खिलाफ कर रहे हैं या उस पर तवज्जो दे रहे हैं, तो उनको चेक किया जाए। दैट इज ऑल ही सेड। ये तासुर गलत नहीं है कि ऑपरेशन MQM के खिलाफ हो रहा है। तासुर बिल्कुल सही है कि MQM के खिलाफ अब तो FIRs भी कट गई हैं, प्रेस रिलीजेस भी आ गई, वो भी सारा MQM के खिलाफ ही है। रेंजर्स को और कोई काम नहीं है, इनके खिलाफ क्यों पड़े होंगे? वजह क्या है उसकी? भाई हमें क्या पड़ी हुई है कि वफाकी हुकूमत आपके खिलाफ कार्रवाई करे, तो फौज PTI को फिर चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब और जरदारी साहब के खिलाफ भी FIR काटे भाई, और PMLN को चाहिए कि वो भी जरदारी साहब के खिलाफ FIR काटे जो ईंट से ईंट बजा रही थी। ये तो सारे हमारे ताल्लुक है, तो आप अपने आप को लाताल्लुक करें। इसको कैसे आप क्लियर करते हैं? PTI को भी तो चाहिए कि बाकी ये जो ख्वाजा आसिफ ने बोला है और जो जरदारी साहब ने बोला पड़ेंगे, सारे फर्क बैठे हुए हैं, किस लिए पड़ेंगे आपके पीछे? तारिक फैसल चौधरी साहब मुझे ताकुब करेंगे किस लिए? मुझे एक ब्रेक लेने दे प्रोग्राम में। अली ज़ैदी साहब से मैं सवाल आपका पूछ लेता हूं कि अगर आप रेजोल्यूशन लेकर आते हैं आसिफ अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ या FIR कटवाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, तो क्या वजह है कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर जो अब से 2-3 हफ्ते या 1 महीने पहले की है
उसके खिलाफ आपने कोई कानूनी एक्शन लेने का फैसला नहीं किया। तनकीद तो सबने की, कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अली जैदी साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो बात की अली रजा आब्दी साहब ने, वो कह रहे कि हमारी तकरीर के खिलाफ आप लोग चले गए, FIR आपने कटवाना शुरू कर दी, लेकिन क्या वजह है कि कुछ अरसे पहले साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान को और कुछ लोगों को निशाना बनाया, अपनी तनकीद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR काटी गई? देखें शहजाद, उसकी हमने शदीद मजम्मत की, मैंने भी सारों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन वो एक दफ़ा शायद कर गए, ये तो कंसेक्यूटिव है। और आपने ये कह दिया कि जी पैमरा कहती है, वरना मैं ये पढ़ नहीं सकता, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है जो अल्ताफ भाई ने जो बातें की। मैं ये नहीं कह रहा था, हाँ, अली जैदी साहब ये जरा सुन लें, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपने कोई गलत बात की है, मैं कह रहा था कि उस तकरीर के उस हिस्से को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं और भी चीजें, तकरीर पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, मैं नहीं दोहरा रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखें, ये जो मैं आपको अपनी जाती फीलिंग बता देता हूँ। ये जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है ना, ये जिन्ना कोर्ट्स में, आपने देखा है कराची में, आप वाकिफ हैं। जब यहाँ से आज से 2, 2.5, 3 साल पहले हम गुजरते थे ना, तो मेरा दिल ये कहता था कि यार यहाँ भी बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी बिल्डिंग को कब्जा करके आर्मी बैठी हुई है, और काम क्या है। आज मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई खाली MQM के खिलाफ नहीं हो रहा। 300, 350, 400 तो उन्होंने TTP के बंदे मारे हैं, उन्होंने ये खामोश रहे। जब उन्होंने ये गैंग वॉर और लियारी गैंग और सारे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, वो भी ठीक है। तो ऑपरेशन अच्छा, और ये कैसे कहते हैं कि MQM के खिलाफ है, क्योंकि आधे बंदों को तो ये खुद डिसोन कर देते हैं मेरे भाई, तो ये MQM के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन ये आपको क्यों लगता था कि ये रेंजर्स जो है अगर यहाँ पर मौजूद है कराची में, तो इनके हेडक्वार्टर्स को देख के, इनके दफातर को देख के आपको क्यों लगता था कि कब्जा करके बैठे हुए यहाँ पर? बिकॉज वो इनएक्टिव थे ना, मतलब वो रेंजर्स वहां थी, बट कराची का हाल आपको याद है, 15-15, 20-20 हजार लोग यहाँ कराची में हर साल मारे जा रहे हैं। कोई मोबाइल स्नैचिंग में मारा जा रहा है, कोई टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है, एक दूसरे को टारगेट किलिंग में मारे जा रहे हैं, एक कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना खौफ नहीं था तो ये मैंने तो आज तक कीजिए, एक मेरी दरख्वास्त, कोई एक मैं चैलेंज करता हूँ, कभी दिखा दें कि मैंने कभी जिंदगी में किसी पुलिस वाले को कभी, या किसी रेंजर्स को, या किसी सिक्योरिटी एजेंसी को खत लिखा हो कि जी मुझे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे दे। मैं तो नहीं कर, क्यों खुद ही वो मुझे भेजते रहते थे पुलिस वाले, फॉरगेट रेंजर्स, पुलिस वाले घर के बाहर कि जी आपने इतनी बातें कर दी, आपकी खतरा है। मुझे क्या खतरा है? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं कोई लॉ एनफोर्समेंट तो नहीं हूँ, तो अगर मुझे खतरा है क्या जो आप मुझे भेज रहे, क्यों डरते हैं? मैं इसका जवाब अली जैदी साहब से ले लेता हूं। निकाली है। अच्छा, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ये 2 रोज पहले एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि जो धरना था तहरीक इंसाफ का, उसमें साबिक ISI चीफ पाशा साहब थे, और इसके अलावा उस वक्त के मौजूदा चीफ ज़हीरुल इस्लाम जो है वो भी एक्टिव थे हुकूमत के खिलाफ, उनकी ज़ाती आना थी, तो ये इस पर क्या एक्शन लेगी फिर आपकी हुकूमत? देखिए, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात अपनी ज़ाती मालूमात और अपनी ज़ाती एलिगेशन के हवाले से नहीं की। ये सारी वही बातें हैं जो जनाब इमरान खान साहब कर चुके हैं, और अपने धरने के दौरान एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने कहा कि आज रात को एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। लेकिन उन्होंने ये तो डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा एम्पायर पाशा है या ज़हीरुल इस्लाम जो कि उस वक्त ISI चीफ थे, वो तो उनका नाम तो नहीं लिया इमरान खान साहब ने कभी। मेरी यार सुने ना, वो उस वक्त जो उनका कंटेनर था, उस कंटेनर पे कोई वनडे मैच तो इमरान खान साहब खेल नहीं रहे थे कि वहाँ पे जनाब कोई हैट पहन के एम्पायर नहीं आना था। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने ये किया और अब एम्पायर हरकत में आ रहा है, अब एम्पायर ने, तो एम्पायर से मुराद आपकी क्या है? या तो ज़ाहिर है आप अपने यहाँ पे किसी आला उस फोर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इंटरवीन कर सकती है। बरमला उन्होंने कहा, धरने से वो खुद निकल के आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं आपको, अगर आप इस पर आप प्रोग्राम रखें तो मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मंझे हुए और बड़े नामी ग्रामी और बड़े क्रेडिबल उन लीडर्स के नाम बता सकता हूँ, साल बता सकता हूँ जिसमें उन्होंने, जो साबका DG ISI रहे हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। ये लोग करते रहे हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है कि वो ढकी छुपी बात है। आपके मीडिया पे ये बात असद उमर के हवाले से डिस्कस नहीं हो रही कि जमजमा कराची में वो किससे जाके उनकी मुलाकातें होती रही हैं, खुद उन्होंने एतराफ़ नहीं किया। ये बातें तो होती रही हैं। इनके अपने इरशादात और इनके अपने फरमुदात की वजह से हमने ये बात की कि ये उन लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो कसर थी वो रह गई, वो इनके सदर जावेद हाशमी साहब ने पूरी कर दी।
उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। उन्होंने खुद फरमाया कि इन्होंने फलां से मुलाकात की, अदलिया का भी नाम ले दिया, मैं उन्होंने वो इमरान खान साहब के बयानात भी बता दिए, मेरे ख्याल से 10-15 बंदे मरेंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये बातें आपकी मीडिया में नहीं आई। आज आप मासूम बन के आप पूछ रहे हैं जनाब, लेकिन आप लोगों ने ये बयान क्यों दिया? हम तो इनके बयानात की तशरीह कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर इल्जाम लगा रहा है कि उस वक्त के हाजिर सर्वे, उस वक्त तो वो चीफ थे ना, उन्होंने ये काम किया है, तो फिर इसके खिलाफ आप लोग ने तो कहा ना कि हम मुशर्रफ से भी जो है इंतकाम लेंगे, या मुशर्रफ से इंतकाम नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस केस में क्या होगा फिर? देखिए, मैंने आपको बड़ी वजाहत से ये बात बताई है कि हमारी ये सारी बातें, ये मालूमात, इनका मंबा, इनकी जो वो ज़राए होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ये तहरीक इंसाफ खुद है। इनके सदर जावेद हाशमी साहब हैं जिन्होंने ये सारे इंकशाफात किए हैं और जिन्होंने इनकी सारी अंदरूनी गुफ्तगू उन्होंने अफशा की है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मंसूबा तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा था कि मेरी मालूमात ये बहुत बड़ा मंसूबा तहरीक इंसाफ का गवर्नमेंट टॉपल करने का खुद जावेद हाशमी साहब ने डिस्क्लोज किया है, वरना पता नहीं ये मंसूबा कहाँ लेके जा रहे थे। तो ये तो सारी इनकी अपनी बातें हैं, ये बातें तो हो चुकी हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। जी अली ज़ाहिद साहब, वैसे बड़ी कमाल की बात है कि एक जमात जिसका प्राइम मिनिस्टर आज बैठा हुआ है, जो कि एक आर्मी डिक्टेटर की गोद में पैदा होके और उन आर्मी डिक्टेटर की गोद की वजह से पंजाब में हुकूमत चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद पूरी आर्मी के IGI बनाई वो आर्मी से, इनके ऊपर वो मेहरान के पता नहीं कौन कौन से बैंकों के केस हैं कि उन्होंने पैसे लिए ISI से। अच्छा, हम बात करें तो बहुत एतराज़ है, खुद पैसे ले और सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस का फैसला ले आए ना। फिर किसको पैसे दिए थे असगर खान केस में? किस वो असगर खान केस है किस? असद उमर क्या करने गए थे ज़ैदी भाई? कहने के असद उमर क्या करने गए थे जनरल पाशा से मिलने के लिए ज़मज़म कराची में? अच्छा सुने ना, अगर वो क्या वहां पे कोई दुआ पढ़ रहे थे? चले असद खानी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं अपनी, अच्छा चले कराची ऑपरेशन में वापस आ जाए, बात कर रहा हूं ना, बहस कहीं और निकल जाएगी। अली ज़ाहिद साहब मेरी बात सुन लें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर तो मैं जाके किसी पाकिस्तान के आर्मी के किसी भी अफसर से मिलता हूं तो मैं पाकिस्तान आर्मी के अफसर से मिल रहा हूं भाई, मैं कोई भीख मांग, मैं इंडियन आर्मी के अफसर से तो नहीं मिल रहा। मुझे क्या, वो पाकिस्तान आर्मी का आदमी है ना, तो मैं ये क्या बात हुई? अच्छा ये क्या बात, मैं क्या उनसे नहीं, मैं क्या पुलिस वालों से नहीं मिल सकता? ये क्या बात हुई? मैं आपसे नहीं मिलता तारिक साहब, शो में बाजू बैठे थे, बोले जी मैं PMLN से मेरी लड़ाई है, मैं नहीं मिल रहा। हम अपने ही लोगों से मिल रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। अली ज़ैदी साहब, और जब वो अगर एक सेकंड शहजाद, जब हम क्रिटिकल रहे हैं, अगर आर्मी डायरेक्टली इंटरफेयर करती है और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है पाकिस्तान में, जब जैसे मुशर्रफ साहब थे कि वो ब्यूरोक्रेसी भी उनके अंदर थी, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर थी, सदर पाकिस्तान थे, आर्मी हाउस भी उनके अंदर था, प्रेसिडेंसी भी, प्राइम मिनिस्टर सब उनको रिपोर्ट करते थे। देन आर्मी इज इन द लाइन ऑफ फायर एज ए बुक, बिकॉज़ वो खुद पॉलिटिक्स में आके उन पे क्रिटिकल हो सकते हैं। अब क्योंकि आपने मुशर्रफ साहब का नाम लिया है तो मैंने उनको इंटरव्यू किया है आज, और अली साहब नॉर्मली आपकी पार्टी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, इत्तेहादी भी रहे। उन्होंने भी आज ये कहा कि क्रिटिकल होकर कहा कि ये बयान अल्ताफ हुसैन साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, ना तो अल्ताफ हुसैन साहब को करनी चाहिए फौज के सरबराह के खिलाफ, या DG रेंजर्स के खिलाफ, या जरदारी साहब को नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, वो मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़ होगा। ये जैसे अभी बात कर रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब के बारे में कि वो भी फ़ौज के ही हैं, जाहिर सी बात है। फिर फजल चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं फ़ौज के हवाले से ही, तो हमने भी यही बात की थी। कायद ने यही कहा था कि जनरल राहील शरीफ साहब, आपके पास अगर आपके सिस्टम के अंदर, फ़ौज के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि मुतासिबाना सोच रखते हैं, तो काइंडली उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, अब वो तलखी थी उसकी बात में, उनकी बात मतलब कहने के तरीक़े में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि एक बहुत अरसे से आपके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं, और वो प्रेशर्स ये जो आवाम है ना हमारी, जो कराची के जो लोग हैं, जिसमें मेरा ख्याल में अली ज़ैदी साहब वो नहीं समझ रहे उनको, या फजल चौधरी साहब भी नहीं समझ सक रहे, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में ज़्यादातर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। मैं आपको मासिस की बताऊं शहजाद, एक मिनट, जो मासिस जो यहाँ पे रहते हैं लोग, जो इलाके मकीन हैं, जिनके घरों के जब मुहासरा होता है, और जब मुहासरा होने के बाद जब वहाँ पे रेंजर्स आती है और फिर किस तरीके से लोगों को निकाल के लेके जाती है उनके बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने। ये क्यों नहीं मासिस है? ये क्यों नहीं मासिस है? ये वो इलाके हैं जो कि आपके जिसमें क्या कहते हैं लोअर मिडिल इनकम के लोग रहा करते हैं। डिफेंस पे तो कहीं पे मासरा नहीं हो रहा ना। कातिल वो बरामद होते हैं, जो पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं होता वो बरामद होता है। मेरे भाई वो भी तो बताए ना, वो बरामद क्या करती है रेंजर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इस पर जरा बात कर रहे थे। मैं कल प्रोग्राम किया था और आपके सलमान बलोच साहब भी हमारे साथ उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। कराची की सबसे बड़ी मार्केट, हम कहते हैं ना कराची माशी हब है पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ी मार्केट है जिना रोड पे 3-4 मार्केट्स वहाँ पे,
ताजिर इतने खुश हैं, ताजिर वहां पे इतने मुतमईन है इस ऑपरेशन से, कहते हैं हमारी सेल्स ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिर्फ इन्हीं ताजिरों की रिक्वेस्ट पे हमने फौज को बुलवाया। फिर आप कैसे कह सकते हैं अगर ताजिर खुश है, कराची की आवाम खुश है, तो क्योंकि ताजिरों से ये जो इलाका जो MA जिन्ना रोड का है, आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, आप स्टाफ से मालूम कर लें, आप कराची में रहते हुए सुनिए सर, आप ये नहीं कह सकते कि इसका रुख आपकी तरफ है, आप ये कह सकते हैं हाँ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए। यहाँ के ताजिरों का ये सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि पीछे ले आ रही है। जब ऐसी बात नहीं है, देखें वो सारे खुश हैं, दुआएं दे रहे हैं। की अगर आप खिदमत खल्क की बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो खिदमत खल्क को यही ताजिर बड़े आराम से पर्चियों की जब दिया करते थे, उनको डोनेशन देते थे। लेकिन जब ये वो पर्चियां शुरू हुई कि जी पर्ची के अंदर 2 गोलियां आने लगी। सही कह रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, टारगेट किलिंग में कमी हुई है, भत्ताखोरी में कमी हुई है। भाई ऑपरेशन मेरे भाई तभी हुई है ना शहजाद, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी हुई है क्योंकि ज़रबे अज़ चल रहा है। भत्ताखोरी जो हो रही है हमें जना रोड भी तो ऑपरेशन कैसा ही है ना, उसी ऑपरेशन का हिस्सा ठीक है हुई है, लेकिन कैन दिस बी सस्टेनेबल? आप कराची में आप अगर सारी की सारी तवज्जो मुत्तहिदा पे रखेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये कर रही थी उन पे देखें, तालिबान पे या लहरी गैंग वॉर पे ये जब जाते हैं या फिर उनको पकड़ने जाते हैं तो वहाँ या तो सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है या वहाँ से उनको फायरिंग हो जाती है रेंजर्स पे, या फिर लियारी में भी आप जाते हैं तो फिर इनके एनकाउंटर्स होते हैं, बाकायदा फायरिंग होती है। मुत्तहिदा के कारकुनान को जब उठाने जाते हैं तो कितने रॉ के एजेंट्स आप पे फायरिंग कर रहे होते हैं। ये नैरेटिव सेल करना आपके लिए सिर्फ बाहर नहीं, कराची में भी मुश्किल है सेल करना, क्योंकि कराची के अवाम भी महसूस कर रही है कि हाँ अमन आया है जब से रेंजर्स को पावर्स दिए गए हैं। कराची में अमन खुद भी कह रहे हैं, हम खुद भी कह रहे हैं बाय एंड लार्ज मजमूई तौर पे ये ऑपरेशन सही सिमत में है। बिल्कुल सही होगा आपके हिसाब से, लेकिन आप हमारी ग्रीवेंस सुन लें, लेकिन आप हमारी ग्रीवेंस ले लें। हम अभी भी नहीं कह रहे कि ऑपरेशन बंद करो, हम अभी भी नहीं कह रहे कि इस ऑपरेशन में कोई हमें तकलीफ है, हमें सिर्फ ग्रीवेंस है और वो हमारी ग्रीवेंसेस ये है कि जो एटीट्यूड हमारे साथ रखा हुआ है और जो टारगेट हमें किया गया हुआ है उस टारगेट पे हम लोगों को कराची में अमन है उसकी तो कम से कम एप्रिसिएशन थोड़ी सी दे दें। अब आप कह लें क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर वो एक साथ बोल रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इनसे कहें कि कराची में जो टारगेट किलर पकड़े गए हैं, जो बत्ताखोर पकड़े गए हैं, अगवा बराए तावान के जो खतरनाक गैंग पकड़े गए हैं, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये या लोग जो बराह रास्त रेंजर्स और पुलिस से मुकाबलों में मारे गए हैं जी, जो जितना अमन कराची के लोगों को है, इसकी तो थोड़ी सी तारीफ कर दें कि आज कराची के लोग अमन की नींद सो रहे हैं। आज ये प्रोग्राम जो आप करते हैं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाहर निकलें, जाके कराची के गली मोहल्ले में सनतकारों से, बच्चों से, मजदूरों से, किसान से, दुकानदारों से, सनत सबसे पूछें जाके। वो आपको कहेंगे कि हाँ कराची जो है अल्लाह के शुक्र से दोबारा रोशनी का शहर बन रहा है। सरमायाकार वापस आ रहे हैं। इतनी तो जवाब ले लीजिए फिर आप। जब असद उमर साहब हमारे साथ लाइन पर ने भी बात की कि वो जमजमा जाके मुलाकात करते थे साबिक चीफ से ISI के, तो जरा इनसे असद उमर साहब बात करना चाह रहे हैं इस हवाले से। जी असद उमर साहब, ये सुन लिया आपने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा आपके हवाले से? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अच्छे भले शरीफ पढ़े लिखे इंसान, अब वो पता नहीं किस जोशे खिलाफत में ये तकरीर करके किस्मत उनकी खराब निकली। मैं टीवी पे इस वक्त यही प्रोग्राम देख रहा था। डॉक्टर साहब से जरा ये पूछे ना, ये जो एक तो मुलाकातें नहीं, मैं एक दफा मिला था, जरा डॉक्टर साहब से पूछे कि ये मुलाकात कब हुई थी, जरा इनसे पूछे ना। ये अभी ये बात कर रहे थे कि पिछले साल हुकूमत को टॉपल करने के सिलसिले में मुलाकात थी। आप इनसे पहले पूछ लें कि ये मुलाकात कब हुई थी, फिर मैं बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कब हुई थी ये मुलाकात? ये मुलाकात जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 2011 थी। कहानी खत्म हो गई, पिछले साल हुकूमत ना खत्म नहीं हुई। मैं PTI की फॉर्मेशन की बात कर रहा था सर। मैं धरने में जो किरदार था वो कुछ और है। ओ भाई मेरे फेलो इस्लामाबाद MNA, मेरी बात तो सुन लो। आज वैसे बाकी में डॉक्टर साहब का जिक्र भी हो रहा था हमारी मीटिंग में। अच्छा, ये मुलाकात जो है जिस वक्त हुई थी उस वक्त ना मैं सियासत में था, ना PI में था, ना कोई इरादा था मेरा PTI में आने में। और मजेदार बात यह कि जिस दिन मुलाकात मेरी हुई थी उस दिन मेरी एक्चुअली मुलाकात होनी थी शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन ये बीच में एक आ गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप सुन लें उनकी बात, को कहते क्या है पहले आप उनकी बात सुन लें। नहीं मतलब आप कहना चाह रहे हैं मुलाकात आपकी शहबाज शरीफ साहब से होनी थी 2011 में, लेकिन मुलाकात हो गई शुजा पाशा साहब से। शुजा पाशा साहब से रिक्वेस्ट है, DG ISPR होते थे उस वक्त जनरल साहब अखर अब्बास साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी जरूर मिल लें। तो मैंने रिक्वेस्ट की, शहबाज शरीफ साहब को बताया कि जी ये रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल आ जाना, आप उनसे पहले मिल लो। मुलाकात टॉपिक ऑफ द डिस्कशन वाज कराची के हालात कैसे हैं, ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। असद उमर साहब, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, आप उस वक्त सियासतदान नहीं थे, तो फिर आपसे क्यों मुलाकात करके ये पूछा जाएगा कि कराची के हालात को कैसे बेहतर कर रहे हैं?
क्योंकि वो पूछना ये चाहते थे, वहां पे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन्होंने बुलाया हुआ था और वो पूछना ये चाहते थे कि कराची के जो मुख्तलिफ तबके हैं उनका क्या ख्याल है कि कराची के मसले को हल करने के लिए मतलब सिविल सोसाइटी ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शहजाद मैं एक चीज अर्ज कर दूं, एक चीज अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ एक बात, शहजाद प्लीज जी जी मैं एक चीज अर्ज कर दूं। अच्छा डॉक्टर साहब बुला लिया, मैं आता हूं डॉक्टर। मेरे भाई असद साहब यहाँ इस्लामाबाद से एमएनए हैं, दूसरी सीट मेरे पास है अल्लाह के फजल से। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो अली ज़ैदी साहब ने जोश खिताबत में फ़लाँ के गमले में होगा और जनाब वो अमरीत हो गई फ़लान हो गई, मैं इनको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अपने घर में भी देखें, नहीं कोई झूठ नहीं है। मेरे जो मालूमात में बात थी, अब उसकी जो तशरीह असद उमर साहब कह रहे हैं मैं उसे डिनाई नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन ये मुलाकातें आपके अपने लीडर्स की भी रही हैं और असद उमर साहब एक सच्चे और खरे पॉलिटिशियन हैं। इसमें कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात नहीं थी। शहजाद ये बड़ा अच्छा, आई वांट टू से समथिंग हियर, प्लीज मुझे आप बोलिए ब्रीफली। देखिए कमाल की बात है, तारिक साहब बड़े जबरदस्त उन्होंने बातें की जी, असद उमर जाके मिले रात, पहले भी मैंने आपसे कहा कि वो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया, बड़ी अच्छी बात हुई असद उमर ने आके, लेकिन जरा ये बताइए कि रात के अंधेरे में जो जाके मिलते थे शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब, पुरानी बातों पे चले गए, डर के। अली ज़ैदी साहब मुझे प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल वाइंड अप करना है। असद साहब, ख्वाजा आसिफ, अगर कौमी दिफा के मामलात असद उमर साहब DGISL से डिस्कस कर सकते हैं और पंजाब का वज़ीर आला वो आर्मी चीफ से नहीं मिल सकता। मुझे प्रोग्राम इसलिए वो छुप के क्यों मिल रहे हैं मेरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अली ज़ैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब भी कॉल पर थे, उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी क्योंकि जब मुलाकात हुई थी वो हालिया दिनों में नहीं हुई थी, वो 2011 की मुलाकात थी। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।